हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम करेंगे पीवाईक्यू यानी 2024 का पीवाईक्यू मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है ये। इसके बाद आपका कोई भी एग्जाम एस्टेट का नहीं हुआ है, चाहे 2025 की बात करें या फिर 2026 की बात करें। अब 2025 का जो एग्जाम डेट है उसकी आपकी डेट आ चुकी है, यानी कि जो एग्जाम आपका 4 और 5 जुलाई को होगा। कल आपको ये न्यूज मिल भी चुकी होगी, इतनी मैं उम्मीद करती हूँ। जो बच्चा एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहा है, अब आपको सीरियसली हो जाना है और अब तक आपने जितना पढ़ा है उसके ऊपर विश्वास करना है, अपने आप पर विश्वास करना, क्योंकि इस टाइम पर आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? अपने आप पर विश्वास। आपने जितना भी पढ़ा है उसको अब बार-बार रिवाइज करना है। थोड़ा-थोड़ा टारगेट बनाओ कि आज मैंने इस टॉपिक को करना है। मान लीजिए आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ ली अभी तक, इतनी मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि सीडीपी और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, व्हाटएवर आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप उनमें से टॉपिक डिसाइड करो कि हाँ, आज मैंने इन टॉपिक को कवर करना है। 2-2 3-3 सब्जेक्ट आप साथ लेकर चलो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम, आपका जो सिलेबस है आपके एग्जाम से पहले मतलब रिवाइज हो जाएगा। अब आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाने हैं, मॉक लगाने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं और साथ साथ में आपका जो सिलेबस है, आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो की पॉइंट हाईलाइट किए हैं, उन्हीं को बस बार बार रिवाइज करना है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करती हूँ, अगर मेरे साथ बच्चा टीचिंग गोल्स ऐप के साथ जुड़ा है, जिसने मतलब कोर्स लिया है, वो बच्चा बता सकता है कि मैंने कितना डीप में वहां पर आपको कंटेंट करवाया है। अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो मैंने वहां पर नेट लेवल तक का आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। पीवाईक्यू भी मैंने वहां पर 2018 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं। साथ में मैंने जो एमसीक्यू है उनकी भी भर भर कर प्रैक्टिस करवा रखी है। चाहे मैंने सिलेबस तो वहां पर बिल्कुल कंप्लीट टू द पॉइंट आपका करवाया है। मैंने वहां पर दो आपके पॉइंट मतलब सिलेबस में से जो आपके सिलेबस में है भी नहीं, बल्कि उन टॉपिक को भी मैंने बाद में करवाया, क्योंकि जब मैंने 2018 और 2019 के पीवाईक्यू देखे तो उसमें वहां से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मुझे अंदर से ये लगा कि भाई मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगी, बच्चे को मतलब पूरा कंटेंट दिया जाएगा, चाहे उसके एग्जाम में आए या नहीं आए। लेकिन हिंदी सब्जेक्ट अगर अगर बच्चा कहीं और डीट प्लस भी है, केवीएस है, एनवीएस है, अगर वहां पर एग्जाम देता है तो ताकि वहां पर बच्चे को पूरी हेल्प हो जाए। तो इसलिए आप कहीं से भी कोर्स लेते हो, खरीदते हो, आपको कंटेंट जो वहां पर दिया जाता है उसको बिल्कुल डीप में पढ़ा करो। जरूरी नहीं है कि आपका ये जो सिलेबस है ये सिर्फ आपके एस्टेट में काम आएगा, नहीं। आगे जब आप स्क्रीनिंग दोगे, एचपीएससी देते हो, डीट प्लस भी देते हो, केवीएस देते हो, एनवीएस देते हो, हर एक में क्या होता है आपका सब्जेक्ट काम आता है। तो चलिए, अब आपको ज्यादा से ज्यादा मैंने बता दिया पीवाईक्यू लगाने हैं, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है और अपने आप पर विश्वास रखना है, क्योंकि इस टाइम पर सबसे बड़ा हथियार अपने आप पर क्या है? आत्मविश्वास है। तो चलिए, आज हम करेंगे 2024 का पीवाईक्यू। हम यानी 91 क्वेश्चन से आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है शुरू हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। वैसे मैं ऐप के ऊपर मैं ये सब पीवाईक्यू करवा चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं, और एक सिंगल क्वेश्चन भी आप बता देना कि मैंने जो आपको ऐप पर कंटेंट करवाया है उससे बाहर आपको देखने को मिले। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मेघ आए कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मेघों के आने की तुलना किससे करते हैं? मेघ आए बड़े बन ठन के, ये कविता कहाँ पर है? 9th क्लास की एनसीईआरटी में लगी हुई है कि मेघ आए बड़े बन ठन के। मेघ आए कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मेघों की तुलना किससे करते हैं? मयूर से करते हैं, पर्वत श्रृंखला से करते हैं, पाहुना से करते हैं, या कोयल की कूक से करते हैं? तो मेघ आए बड़े बन ठन के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मेघों की तुलना किससे की है? पाहुना। पाहुना क्या होता है? अतिथि। जैसे हमारे हरियाणा में बोलते हैं ना बटेऊ, कि बटेऊ जब गांव में आता है तो किस तरह से उसका स्वागत किया जाता है। खैर, आजकल तो टाइम बदल गया है। पहले जब गांव में मतलब बटेऊ आता था तो उसका किस तरह से आदर सत्कार किया जाता था, उसी प्रकार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा जो ये कविता लिखी गई है, इसमें इन्होंने मेघों की तुलना पाहुना यानी कि अतिथि या मेहमान से की है। तो क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर चला जाएगा। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जन्म कब होता है इनका? 1927 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था, और इनके द्वारा खूंटियों पर टंगे
लोग, एक इनका काव्य संग्रह है, इस काव्य संग्रह के ऊपर इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस काव्य संग्रह के ऊपर, खूंटियों पर टंगे लोग के ऊपर। और ये आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपके तीसरे शतक से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तार सप्तक, तार सप्तक आता है, फिर दूसरा सप्तक आता है, फिर तीसरा सप्तक आता है, फिर चौथा सप्तक आता है। तार सप्तक के जितने भी कवि हैं, उन कवियों का जन्म वर्ष, उनकी जो रचनाएं हैं, बिल्कुल घोट कर पी लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब मान लीजिए आपके सिलेबस में ये नहीं थे, मान लेते हैं कि आपके सिलेबस में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है, लेकिन वैसे आपके एनसीईआरटी में ये दिए गए हैं, लेकिन नहीं है तब भी आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो तार सप्तक है, जिसका संपादन किसने किया था, अज्ञेय के द्वारा 1943 में तार सप्तक का संपादन किया था। इसके बाद अलग अलग कवि होते हैं जो अलग अलग सप्तक से बिलोंग करते हैं। वैसे ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन से सप्तक से हैं, ये तीसरे सप्तक से आते हैं। और तीसरा सप्तक कब आता है, ट्रिक बता देती हूँ। सबसे पहले आपका जो तार सप्तक आता है कब आया था, 1943 में आया था। इसमें अगर आप 8 ऐड कर देते हो तो कितना चला जाएगा, 1951। 1951 में 8 ऐड करते हो तो कितना जाएगा, 1959। और 1959 में जब आप 20 ऐड करते हो तो कितना चला जाता है, 1979। यानी ये है आपका तार सप्तक, ये है दूसरा सप्तक, ये फिर तीसरा सप्तक, और ये आता है आपका चौथा सप्तक। इस तरह से आप टेक बना के चलो। आप तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष नहीं भूल सकते, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है कि पहले से बाद के क्रम में तार सप्तक को लगाइए। एक बात और ध्यान रखनी है कि पहला सप्तक, जो तार सप्तक सबसे पहले आता है, जिसमें 7 कवि होते हैं, जिसमें रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध है, गजानन माघ कौन है, गिरजा कुमार माथुर है, नेमी चंद्र जैन है, ये सब जो कवि आते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, तार सप्तक बोलेंगे, न कि पहला सप्तक। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने क्या दे सकता है, पहला सप्तक है या तार सप्तक है, या फिर कुछ और ऑप्शन मतलब एग्जाम में दे देगा। तो ध्यान रखना है, जो सप्तक आता है उसको हम बोलेंगे तार सप्तक, न कि पहला सप्तक। तो मैंने बता दिया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा कविता लिखी गई है मेघ आए। इसमें मेघों की तुलना उन्होंने पाहुन, अतिथि या मेहमान से की है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा एक प्रसिद्ध नाटक लिखा गया था, बकरी, जिसमें 3 डाकू होते हैं और एक सिपाही होता है, करमवीर होता है। मतलब ये 3 पात्र इसमें जो डाकू के रूप में होते हैं, और सिपाही होता है। और ये फिर तीनों डाकू मिलकर क्या करते हैं, बकरी को किसकी, जनता के सामने बकरी को किसकी बकरी बताते हैं, गांधी जी की बकरी बताते हैं। और किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, ये नाटक अगर आप पढ़ते हो तो आपको कुछ न कुछ सीख देकर जरूर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है। अब आपको पीवाईक्यू करना है तो बिल्कुल डिटेल में करना है, क्योंकि कहीं से भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पीवाईक्यू करने का ये मतलब नहीं है कि इसका ऑप्शन ये है, ठीक है, मान लीजिए आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 ऑप्शन जो और दिए गए हैं उनके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक आया है, कोयल की कूक। कोयल की कूक किस कविता में है, किस कविता में है, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी लिखी गई है, कोकिला ना, कोकिला। और मतलब इस तरह से उनकी एक देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है, वो भी आपकी 9th क्लास के एनसीईआरटी में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि छायावाद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं, छायावाद से अलग, यानी कि छायावाद की रचनाएं नहीं है, बताना है। पल्लव है, वाणी है, परिमल है, या शंखध्वनि है। वैसे देखा जाए तो ये चारों रचनाएं जो है वो छायावादी कवियों की हैं। क्या कहा मैंने, ये चारों रचनाएं छायावादी कवियों के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन आपसे तो ये पूछा गया है कि कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है। अगर आप छायावाद को ध्यान से पढ़ते हो तो एक कवि आते हैं, कौन आते हैं, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को 4 भागों में बांटा गया था, छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं, अंतःचेतनावादी रचनाएं और नवमानवतावादी रचनाएं। तो ये कहां से है, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं जो है वहां से क्वेश्चन दिया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं पल्लव की। तो पल्लव किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। तो गुंजन, पल्लव तो चली जाएगी, किसमें जाएगी, आपकी छायावाद की। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा 5 जो काव्य संग्रह लिखे गए थे, तो उसमें पल्लव किसमें आती है, छायावाद के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 किस में है, 4 में है और 1 में है, तो 2 तो हो गए एलिमिनेट।
बात करें वाणी की, तो वाणी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई 1958 में। आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी अलंकारों के बारे में कि तुम वहन कर सको तो जन्म में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये प्रसिद्ध पंक्ति जो दी गई है वो इसी कविता से ली गई है। और ये कविता कब आती है? 1958 में ये पंत की कविता आती है। ये जो कविता है किससे संबंधित है? ये प्रगतिवादी कविता है। कैसी कविता है? ये प्रगतिवादी कविता है। अब बात करते हैं प्रिमल की। तो प्रिमल किसके द्वारा लिखा गया है? निराला के द्वारा। किसने लिखा है? प्रिमल निराला ने लिखा है। और ये कब आता है? 1930 में प्रिमल आता है। और पल्लव कब आई थी? पल्लव आई थी 1932 में। पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1932। और प्रिमल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930। यानी ऑप्शन नंबर ए और सी, ए और सी जिसमें है उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये छायावादी रचनाएं हैं, तो दो भी चला जाएगा। अब आपके सामने बचता है बी और डी। तो बी और डी ही क्या है? सही आंसर है। शंख ध्वनि भी किसकी है? पंत की रचना है। ये कब आती है? ये 1972 के, आई थिंक 1971 या 1972, श्योर नहीं हूं भाई मैं, या तो 1971 है या फिर 1972 है, लेकिन ये रचना किसकी है? पंत की है। तो इस तरह से सुमित्रा नंदन पंत जो छायावाद के अंतर्गत आते हैं, इनकी रचनाओं को 4 भागों में बांटा गया था। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से याद कर लेना कि कौन सी रचना कहां से, इसकी किस धारा से मतलब बिलोंग करती है। जैसे कि लोकायतन है, चिदंबरा है, कला और बूढ़ा चांद है, ये सब रचनाएं इनकी कहां से है? नव मानवतावादी हैं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या ये कहां से है? इनकी ये जो है इनकी प्रगतिवादी हैं। और फिर सवर्ण किरण है, सवर्ण धूलि है, ये सब इनकी कहां पर जाती है? अंतश्चेतनावादी या अरविंद दर्शन से प्रभावित क्या है? इनकी रचनाएं हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी और डी सही है। पल्लव किसकी है? पंत की है। प्रिमल किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यानी ऑप्शन नंबर बी और डी सही है। और निराला, निराला के द्वारा सरोज समर्ति एक शोक गीत लिखा गया था, जिसको क्या बताया जाता है? हिंदी का पहला शोक गीत बताया जाता है। जो ये छायावाद है ना, आपके हिंदी साहित्य में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको घोट कर पे जाना। 4 कवि इसके अंतर्गत आते हैं। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन रचनाओं में क्या दिया गया है, कौन सी रचना की विषय वस्तु क्या है, कौन सी रचना कितने भागों में विभाजित है, अच्छे से याद कर लेना। अगर मैं बात करती हूँ तो महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा को यामा के ऊपर क्या मिला था? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब प्रसाद की एक रचना आती है कामायनी। कामायनी कब आई है? 1935 में आई है। और इसमें कुल कितने सर्ग दिए गए हैं? 15 सर्ग दिए गए हैं, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, संपन्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। यानी कि कामायनी क्या है? चिंता से शुरू होती है और आनंद पे जाकर समाप्त होती है। ये 15 सर्ग है। इन 15 सर्गों को बिल्कुल घोट कर पिए जाना। यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि इन सर्गों का पहले से बाद के क्रम में लगाइए, या फिर पूछ लिया जाएगा कि कामायनी से कौन सा सर्ग नहीं है, या फिर पूछा जाएगा कि कामायनी के जो सर्ग हैं, कामायनी के जो सर्ग हैं इनमें किस मतलब कौन सा सर्ग किस प्रतीक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो मैंने बता दिया कि छायावाद के 4 कवि हैं, जिनमें से 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं? एक तो आते हैं जयशंकर प्रसाद और दूसरी आती है वेदना की कवयित्री, आधुनिक युग की मीरा कौन? महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में लड़की ने चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताया है? डर है, बीमारी है, पृथ्वी की परिक्रमा है, चंचल स्वभाव है। तो चांद से थोड़ी सी गप्पे कहां से? क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, 6th क्लास की एनसीईआरटी बसंत भाग 1 से क्वेश्चन है। अब तो आपके सिलेबस में मल्हार लगी हुई है, सिर्फ मल्हार किस में है? 6th क्लास की एनसीईआरटी चेंज हुई है। आपकी 7th और 8th क्लास की एज इट इज बसंत भाग 2 और बसंत भाग 3 है। तो अब आपको 6th क्लास के लिए कौन सी बुक पढ़नी है? आपको बसंत सॉरी मल्हार पढ़नी है। तो चांद से थोड़ी सी गप्पें जो आपकी पुरानी पुस्तक है बसंत भाग 1, वहां से क्वेश्चन है। चांद से थोड़ी सी गप्पें जो कविता है, इसमें एक लड़की है, छोटी सी लड़की, जिसकी उम्र 10 या 12 साल की बताई गई है। जब चांद घटता है और बढ़ता है तो उसका कारण क्या बता दें? यानी कि लड़की ने चांद के घटने और बढ़ने का कारण क्या बताया है? यहाँ पर बीमारी बताया है। कविता को जब आप डीप में पढ़ते हो तब आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उनका जवाब दे सकते हो, क्योंकि जो बच्ची होती है आप सब जानते हैं कि एक अमावस्या आता है और एक आती है पूर्णिमा। जो पूर्णिमा नजदीक आती है तो चांद अपना आकार जो है वो बड़ा ले लेता है, लेकिन जैसे जैसे अमावस्या आती है तो चांद घटता जाता है। तो छोटी सी लड़की क्या सोचती है कि इसमें क्या है? चांद को कोई ना कोई बीमारी है, यानी कि चांद कभी घट रहा है और कभी क्या है? बढ़ रहा है। तो इसके कारण चांद को क्या है? बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं, नौकर निबंध निबंध किस व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है? सबसे पहले तो विधा, नौकर क्या है कि नौकर की विधा क्या है? निबंध है। अब ये किस व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो नौकर निबंध ये कहां से है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो नौकर निबंध के केंद्र में कौन व्यक्ति है? महात्मा गांधी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें एक मतलब फेमस कविता की लाइनें दी गई हैं, वो कविता की लाइनें भी आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। तो नौकर निबंध के केंद्र में कौन है? महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर किस निबंध के केंद्र में है? एक कुत्ता और एक मैना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, उसमें कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री यानी इंदिरा गांधी को पिता के पत्र पुत्री के नाम इस तरह से करके एक एनसीईआरटी में सिलेबस दिया गया बसंत भाग 1 में, वहां पे कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। इसमें नौकर निबंध के केंद्र में कौन है? महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया गया है देखते हैं कि विश्व की अमूल्य निधि तोतो चांद के विषय में असंगत बताना है। ये भी कहां से है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। यह मूलतः चीनी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक अद्भुत पाठशाला और उसके पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। इस पुस्तक की मूल लेखिका पूर्वा यागिका कुशवाहा है, जो स्वयं इसी स्कूल की छात्रा थी। तो अब आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दे दिए गए। ऐसे क्वेश्चन कहां पर पूछे जाते हैं? यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और बिल्कुल पैटर्न आपका एस्टेट का यूजीसी नेट का बना दिया गया है, क्योंकि नीचे आपके सामने कूट भी दिए गए हैं। पहले तो क्या होता था, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाते थे और उनमें से पूछा जाता था कि कौन सा संगत है या कौन सा असंगत है। लेकिन अब आपके सामने ऑप्शन भी ज्यादा बनाए जाते हैं, नीचे कूट दिया जाता है और उन कूट में से आपको छांटना होता है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही है। चलिए एक एक करके समझते हैं। जो ये कहां से क्वेश्चन है? एनसीईआरटी से है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि यह मूलतः चीनी भाषा में लिखी गई है। जो विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है तोतो चान, ये मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? जापानी भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गलत। यहाँ आपसे गलत पूछा गया है। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है, बिल्कुल सही है। यह एक अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, ये भी बिल्कुल सही है। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी, यानी कि जो ये स्कूल है इसके संस्थापक कौन बताए गए हैं? कोबायाशी। तो ये भी सही जाएगा। इस पुस्तक की मूल लेखिका पूर्वा यागी कुशवाहा है, जो स्वयं इसी स्कूल की छात्रा थी। ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि इसकी जो लेखिका है वो कौन है? तेतुस्को कोसियानागी, कुछ इस तरह नाम है इनका। तो ऑप्शन नंबर 1 और 5 किस में है देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका? गलत है। किस भाषा में लिखा गया? जापानी भाषा में लिखी गई है ये। और इसकी मूल लेखिका कौन है? क्योंकि इसका अनुवाद किया गया है इस रचना का, इसलिए तो यहाँ पर बताया गया है ना कि इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अनुवाद का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये भाषा पहले जापानी भाषा में लिखी गई है, लेकिन जैसे कि इसका हिंदी है, आपकी जो उर्दू है या फिर बांग्ला है, मराठी है, इन भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो ये क्या है? एक अनुदित रचना है। आपके सिलेबस में जो दिया गया है ये अनुदित रचना है। और इसकी मूल लेखिका कौन बताई गई है? मूल लेखिका बताई गई है तेतुस्को कोशियानागी, इस तरह है इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 5 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। बिल्कुल डीप में क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। अलंकार संज्ञा शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से अलंकारिक विशेषण शब्द की रचना हुई है। समकालीन संज्ञा शब्द में इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन विशेषण शब्द की रचना हुई है। संचय संज्ञा शब्द में इत प्रत्यय जुड़ने से संचित शब्द की रचना हुई है। पुस्तक संज्ञा शब्द में ईय प्रत्यय जोड़ने से पुस्तकीय शब्द की रचना हुई है। जब आप उपसर्ग और प्रत्यय को करते हो तो उसमें बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस दिया होता है। अगर आप ध्यान से करते हो तो सबसे पहले मैं ट्रिक बता देती हूँ। अगर आप संधि करते हो या फिर उपसर्ग और प्रत्यय करते हो तो सबसे पहले आपको वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी आप संधि और उपसर्ग और प्रत्यय को बिल्कुल इजीली कर जाओगे। देखो सबसे पहला ऑप्शन देखो, अलंकार। अलंकार शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से अलंकारिक शब्द बना है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो इक प्रत्यय और यह जो प्रत्यय होता है इसकी पहचान क्या है कि ये अपने से आगे आने वाले वर्ण में बढ़ोतरी कर देते हैं। जैसे कि इक है, यहाँ पर अलंकार लिखा, अलंकार ए का क्या
क्या बना दिया, इसने आ बना दिया। ले ऐसे ही रहा, अलंका भी ऐसे ही रहा, लेकिन जो रे है इसके ऊपर ई की मात्रा चली गई, क्या बन गया, अलंकारिक। क्या शब्द बन गया यहाँ पर, अलंकारिक विशेषण शब्द बन जाता है। समकालीन संज्ञा शब्द में इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन विशेषण शब्द की रचना हुई है। समकालीन तो बना है, लेकिन जो ये इन यहाँ पर दिया गया है ना, ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर तो इसने बड़ी मात्रा दे दी और यहाँ पर इसने छोटी मात्रा दे दी, तो इस कारण ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। मैंने ट्रिक बता दी है कि आपको बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां उपसर्ग प्रत्यय और संधि में देखने को मिलेंगी। अगर आप वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को पहचान लेते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। संचय संज्ञा शब्द में इत प्रत्यय जुड़ने से संचित बना है, ये भी बिल्कुल सही है। और पुस्तक संज्ञा शब्द में ईय प्रत्यय जुड़ने से पुस्तकीय बना है, ये भी सही है। तो बता दिया है मैंने, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। जैसे हम समाज लिखते हैं, समाज में अगर इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सामाजिक। नीति में अगर हम निक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, नैतिक बन जाता है। इस तरह से इक प्रत्यय की क्या होती है, पहचान होती है। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है, आपसे गलत ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है, उसमें कवि के निजी संवेदना अनुभव को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला है। यानी जो छायावाद के बाद जो साहित्य आता है, सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद आता है। छायावाद के बाद आपका जैसे कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा है, हालावाद है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, नई कविता है, समकालीन कविता है, साठोत्तरी कविता है, ये सब आते हैं। तो पूछा गया है कि छायावाद के बाद जो कविताएं लिखी गई है, क्या वो विचार प्रधान काव्य है। तर्क दिया गया है, इसका कारण क्या बताया गया है कि उसमें कवि के निजी जो संवेद अनुभव है, यानी कि कवि के द्वारा जो अनुभव किया गया है उसको अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखो सबसे पहले समझते हैं, छायावाद के बाद जो भी काव्य लिखा गया है, क्या वो कविता विचार प्रधान काव्य है, तो ये क्या है, गलत है। क्या है, ये गलत है। फिर उसमें कवि के निजी संवेदन अनुभव को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला है, मिला है भाई, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छायावाद के बाद जो काव्य लिखा गया, चाहे वो प्रगतिवाद है, कौन सा है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, साठोत्तरी कविता है, सभी क्या है, विचार प्रधान काव्य, कविता विचार प्रधान काव्य हैं। ये क्या है, गलत है। और उसमें कवि के जो निजी अनुभव को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला है, ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। दोनों ही ऑप्शन क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर भी आपसे कूट बनाकर दे दिया गया है और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। माधुर्य, गुणशाला, मोती, हतभागी, दशा और ग्रंथ। सबसे पहले देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग करने की पहचान क्या है कि उसको आप वाक्य में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्या करना है, आपको उस शब्द को वाक्य में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं, क्या माधुर्य, माधुर्य अच्छा होता है या अच्छी होती है। माधुर्य, गुण होते हैं ना 3 प्रकार के, ओज गुण, माधुर्य गुण, और कौन सा होता है, ओज गुण होता है, प्रसाद गुण होता है और माधुर्य गुण होता है। तो पुल्लिंग शब्दों का चयन करना है। तो माधुर्य, माधुर्य क्या होता है, अच्छा होता है, ऐसे कन्वर्ट करो वाक्य में। तो सबसे पहले किस ऑप्शन में है, माधुर्य अच्छा होता है, न कि अच्छी होती है, तो पुल्लिंग चला जाएगा माधुर्य। एक ऑप्शन देखते हैं किस में है, ऑप्शन नंबर 3 और 1 में है, तो 2 को और 4 को कर दो एलिमिनेट। गुणशाला, गुणशाला अच्छी होती है या अच्छा होता है, गुणशाला अच्छी होती है, तो 2 किस में है, 2 इसमें है। देखो इजिली आपका आंसर निकल गया ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। मोती, मोती क्या होता है, अच्छा होता है। हतभागी अच्छा होता है, दशा अच्छी होती है, ये किस में चला जाएगा, आपका स्त्रीलिंग में चला जाएगा, तो 5 को भी एलिमिनेट कर दो। और ग्रंथ अच्छा होता है, तो वी आई यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आता है तो उसको आप वाक्य में कन्वर्ट किया करो। एक आपके पीवाईक्यू में एकांकी शब्द पूछा गया था। एकांकी वैसे जब हम बोलते हैं तो क्या लगता है कि ये क्या है, मतलब स्त्रीलिंग है, लेकिन जब आप एकांकी पढ़ते हो, एकांकी किसका भाग है, नाटक का भाग है। नाटक को जब 10 भागों में बांटा गया है धनंजय के द्वारा, तो उस एकांकी, एकांकी किसका पार्ट है, नाटक का। नाटक क्या है, नाटक को अगर हम बोलते हैं लिंग है, मतलब लिंग में क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो नाटक किसमें जाएगा, पुल्लिंग में जाएगा। तो एकांकी भी फिर क्या हुई, एकांकी क्या है, मतलब पुल्लिंग के अंतर्गत जाता है। ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। एकांकी तो एक कैसे दिया गया था कि एकांकी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो एकांकी किस में जाएगा, एकांकी आपका पुल्लिंग में जाएगा। तो बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है।
आगे देखते हैं निरंजन मालवीय के विषय में असंगत कथन है। मालवीय का जन्म 9 मार्च 1952 को हुआ था। कहां से क्वेश्चन है भाई? एनसीईआरटी से। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां लिखी हैं। वैज्ञानिक चेतना के वाहक लेख में उन्होंने अब्दुल कलाम आजाद के जीवन संघर्ष को रेखांकित किया है। मालवीय ने रेडियो विज्ञान विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन किया है। तो आपको गलत यहाँ पर बताना है। इनका जन्म कब हुआ था? 9 मार्च 1952 को हुआ था। बिल्कुल सही है। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां लिखी है। सही है। वैज्ञानिक चेतना के वाहक लेख में उन्होंने अब्दुल कलाम आजाद के जीवन संघर्ष को रेखांकित किया है। ये गलत है भाई। इसमें किसको केंद्र में रखा है? इन्होंने रखा है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो क्या थे? भौतिकी रासायनिक वैज्ञानिक थे और इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब्दुल कलाम आजाद की जगह कौन आ जाएंगे? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। आपसे असंगति पूछा गया था। और मालवीय के द्वारा ज्ञान विज्ञान पत्रिका का क्या किया गया था? संपादन किया गया था। चारों ही ऑप्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि ज्ञान विज्ञान पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? निरंजन मालवीय के द्वारा किया गया। इनका जन्म कब हुआ? 9 मार्च 1952 को हुआ। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है कि तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। उक्त वाक्य किस रचना का अंश है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 8th क्लास की एनसीईआरटी। यह सबसे कठिन नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, ऐसे आएगा भाई ये पूरा। पाने की कहानी, कदम मिलाकर चलना होगा, बस की यात्रा। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। पाने की कहानी क्या है? एक निबंध है। और पाने की कहानी किसके द्वारा लिखा गया? रामचंद्र तिवारी के द्वारा लिखा गया एक वैज्ञानिक निबंध है। क्योंकि इसमें जो ओस की बूंद होती है, ओस की बूंद के माध्यम से ही क्या किया है? लेखक ने पूरे निबंध को बुना है। और बता दिया मैंने, पूछ लिया जाए कि कैसा निबंध है ये क्या है? एक वैज्ञानिक निबंध है। बच्चा अगर मान लीजिए इसकी विधा पूछ ली जाए एग्जाम में, तो बच्चा क्या करेगा? कहानी देकर कहानी पर टिक करके वापसी घर कर जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपके सिलेबस में जितनी भी रचनाएं दी गई हैं उनकी विधा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस के बारे में ही पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर बिल्कुल ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ये तो बिल्कुल डीप में पूछा गया है भाई क्वेश्चन। तो ये कहां से है? पाने की कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? ये निबंध ये लिखा गया है रामचंद्र तिवारी के द्वारा। यह सबसे कठिन समय नहीं, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर कह सकते हो या फिर यहाँ पर ठीक नहीं दिया गया भाई। यह सबसे कठिन समय नहीं, ये है कविता का नाम। किसने लिखी है? जय जादवानी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। 8th क्लास की एनसीईआरटी में है। बस की यात्रा किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया व्यंग्य निबंध है। और कदम मिलाकर चलना होगा, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र किस पर लिखा गया है? अब तक जितने भी क्वेश्चन करवाए ना भाई, ज्यादातर आपसे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, इसलिए एनसीईआरटी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र किस पर लिखा गया है? जाकिर हुसैन के ऊपर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर, रवि शंकर के ऊपर, या फिर उस्ताद शाहिद परवेज खान के ऊपर? नौबत खाने में इबादत किसके ऊपर लिखा गया निबंध है? ये निबंध लिखा गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर, जो प्रसिद्ध शहनाई बाज थे, उनके ऊपर ये लिखा गया क्या है? निबंध है। सॉरी, व्यक्ति चित्र है भाई। ये क्या है? व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र इसकी विधा है। और इसके केंद्र में कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या है? इस व्यक्ति चित्र के क्या है? केंद्र में है। आगे चलते हैं। द्विकर्म क्रिया के कथन में असंगत बताना है कि द्विकर्म क्रिया के बारे में कौन सा असंगत है। प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम प्राणीवाचक होता है। संगत बताना भाई आपको कि द्विकर्म क्रिया के बारे में संगत कथन कौन सा है। प्रथम क्रम अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम प्राणीवाचक होता है। प्रथम और द्वितीय क्रम प्राणीवाचक होते हैं, प्रथम और द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होते हैं, या प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है। तो यहाँ पर संगत आपको बताना है। तो संगत कौन सा चला जाएगा? संगत जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे जाएगा? क्योंकि जो प्रथम क्रम होता है वो क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है। और जो द्वितीय क्रम होता है ये क्या होता है? प्राणीवाचक होता है, यानी कि सजीव और निर्जीव। ऐसे याद रखो, जो पहला क्रम होता है क्या होता है? निर्जीव होता है। और जो दूसरा क्रम होता है क्या होता है? सजीव, यानी कि
प्राणीवाचक होता है। द्विकर्मक क्रिया के बारे में पूछा गया था, संगत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। ये भी भाई क्रिया से बिल्कुल डीप में क्वेश्चन है। वैसे सकर्मक और अकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया इस तरह से आपसे पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर तो द्विकर्मक क्रिया के बारे में बिल्कुल डीप में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर सही हो जाएगा, आपसे संगत पूछा गया था। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पंक्तियों को संबंधित रचनाओं से सुमेलित कीजिए। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। कहां से क्वेश्चन है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये। और ये जब हम आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहते हैं तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है दो बैलों की कथा, वहां से क्वेश्चन है। देखते हो यह यूथ बस्ट है, रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। कहां से है ये? एक कुत्ता और एक मैना निबंध जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया वहां से है। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है रेखा चित्र, वहां से ये पंक्तियां ली गई हैं। तुम फोटो का महत्व समझते नहीं, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। ये कहां से है? ये प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया निबंध है, वहां से क्या है? ये पंक्तियां ली गई है। तो अब एक एक करके देखते हैं। एक का क्या चला जाएगा? एक का जाएगा आपका दो बैलों की कथा यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर देखते हो यूथ बस्ट यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद दिया गया कि हमारी कुल देवी, फिर आ जाएगा आई वी, फिर इसके बाद आएगा तुम फोटो का महत्व समझते यानी कि डी का चला जाएगा 3। डी का 3 दो ऑप्शन में दिया गया है, यहां से हमारी बात नहीं बनेगी तो हमें फिर से करना होगा। यानी जब हम किसी आदमी को तो दो बैलों की कथा, एक का दो किस में दिया गया है? एक का दो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो यही क्या हो जाएगा? सही चला जाएगा। मैंने चारों बता दिए हैं कि किस किस के द्वारा कौन सा मतलब लिखा गया है, इसकी विधा क्या है। अब यहाँ पर एक एक करके इनको समझ लेते हैं। देखो, एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निबंध लिखा गया, इसके केंद्र में कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। दो बैलों की कथा, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। हीरा और मोती दो बैल होते हैं, जूरी के ये बैल हैं, लेकिन गया इनको अपने घर पर ले जाता है। किस तरह से वहां पर इनके साथ व्यवहार किया जाता है? भूरो नाम की एक लड़की, भूरो की एक मतलब लड़की होती है जो इनको क्या देती है? 2 रोटियां इन बैलों को देती है। प्रेमचंद के फटे जोते, ये क्या है? व्यंग्य निबंध है और ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। और इसमें प्रेमचंद का जो बायां पैर का जूता है फटा हुआ दिखाया गया है, जिसमें से उनके पांव की उंगली क्या है? बाहर निकली हुई है। यहाँ पर हरिशंकर परसाई कहते हैं कि अगर आपको फोटो ही खिंचाना था तो अच्छे ड्रेस, अच्छे जूते तो कम से कम पहन लेते, क्योंकि यहाँ पर शिवरानी देवी इनके साथ में बैठी हुई है। ये कहते हैं हरिशंकर परसाई कि आजकल तो दूल्हे के लिए भी मतलब जो दूल्हा बनता है वो भी क्या करता है? कपड़े मतलब खरीदता है, तो आपसे फोटो के लिए कपड़े नहीं खरीदे गए। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है, इसमें ये बताती है कि किस तरह से मैंने माँ से पंचतंत्र पढ़ा था। फिर मेरे घर में मतलब संस्कृत बोलते थे तो मैंने संस्कृत को सीखा। माँ को गीता पढ़नी अच्छी लगती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ ये हॉस्टल में जाती है, इसी 2 क्लास आगे बढ़ी है। लेकिन महात्मा गांधी के साथ ये मिलती है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद मतलब श्रीधर पाठक, ये सब कवि इसमें दिए गए। तो मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगर बचपन पूछ लिया जाए तो किसने लिखा? कृष्णा सोपती के द्वारा लिखा गया है। मैंने इसका आंसर बता दिया कौन सा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिव्यास देव है, परशुराम देव है, गोस्वामी हित हरिवंश है या फिर स्वामी हरिदास हैं। तो आपसे पूछा गया कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन चले जाएंगे? गोस्वामी हित हरिवंश क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब ये हरिव्यास देव और परशुराम देव ये कहां से हैं? ये दोनों निम्बार्क संप्रदाय है, जिसको सनातनी संप्रदाय या भेदाभेदवाद संप्रदाय भी कहा जाता है। ये दोनों कहां से? निम्बार्क संप्रदाय, और जो निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य के द्वारा निकाला गया था, ये वहां से बिलोंग करते हैं। स्वामी हरिदास के द्वारा सखी संप्रदाय निकाला गया था। सखी संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से निकली हुई एक शाखा है, ध्यान रखना है। जो सखी संप्रदाय है कहां से निकला है? निम्बार्क संप्रदाय से निकला है, जिसको सखी संप्रदाय यानी कि इसको टटी संप्रदाय भी कहते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है कि जैसे हमारे गांव में बाड़ा होता है ना, और बाड़े के चारों तरफ जैसे कि छोटी छोटी जो लकड़ियां होती हैं उनकी एक टाट सी बना दी जाती है पूरे मतलब उससे बाड़े के आसपास में, ऐसे ही ये क्या है? टटी संप्रदाय है, यानी सखी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? टटी संप्रदाय। तो ये
ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोस्वामी हित हरिवंश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किस पर लिखा गया है? डॉक्टर जॉर्ज गिरेसन के ऊपर, फ्रेडरिक पिनकार्ट के ऊपर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के ऊपर, या फिर फादर कामिल बुल्के के ऊपर। अगर बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 पर क्या करेगा? टिक करेगा और घर वापसी कर आएगा। रास्ते में सोचता है कि मेरा क्वेश्चन तो ये ठीक है क्योंकि मैंने ठीक किया है, लेकिन जैसे जैसे घर पर पहुंचता है, घर पर आकर किताब खोलकर देखता है तो सोचता है कि ओ, मेरा तो क्वेश्चन ये गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? एग्जाम में, हॉल में जब आप बैठते हो ना, तो आपके ऊपर प्रेशर होता है। सबसे बड़ा प्रेशर तो होता है आपके ऊपर टाइम का। दूसरा प्रेशर किसका होता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। इस तरह करके क्या करता है बच्चा? अपने दिमाग को पहले ही मतलब कस लेता है। उसके दिमाग में बस एक बात फिट हो जाती है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो अपने दिमाग को पूरा खोल कर बैठा करो। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया ना, तो 50% आपका आंसर वहीं से निकल आएगा। देखो, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये क्या है? सबसे पहले तो विधा है। ये क्या है? संस्मरण है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है भाई? आपसे पूछा ये गया है कि इस संस्मरण के केंद्र में कौन है? इस संस्मरण, यह संस्मरण किसके ऊपर लिखा गया है? आपसे ये पूछा गया है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा तो गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा, लेकिन इसके केंद्र में, इसको जो माध्यम बनाया है ना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, किसको बनाया है? फादर कामिल बुल्के को इसके अंतर्गत माध्यम बनाया है। जैसे मैंने अभी बताया, प्रेमचंद के फटे जूते में केंद्र में कौन है? प्रेमचंद है। एक कुत्ता और एक मैना के केंद्र में कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ऊपर हमने नौकर निबंध पढ़ा था, उसके केंद्र में कौन है? महात्मा गांधी है। उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण लिखा गया है, इसके केंद्र में कौन है? फादर कामिल बुल्के क्या है? इसके केंद्र में है। अब ये जॉर्ज गिरेसन क्या कौन है? मैंने बता दिया। इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक से बिलोंग करते हैं। अब ये डॉक्टर जॉर्ज गिरेसन क्या है? जब आप हिंदी साहित्य लेखन परंपरा पढ़ते हो तो वहां पर ग्रंथ आते हैं। सबसे पहले तासी आते हैं, गार्शद तासी, फिर आते हैं शिव सिंह सेंगर, इसके बाद कौन आते हैं? जॉर्ज गिरेसन आते हैं। जॉर्ज गिरेसन के द्वारा ग्रंथ कौन सा लिखा गया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रंथ लिखा गया था और इस ग्रंथ को इन्होंने 11 भागों में बांटा था। बार बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अब लास्ट टाइम पर फिर से बता देती हूँ। इन्होंने आदिकाल को कहा था चारणकाल और रीतिकाल को इन्होंने कहा था रीतिकाव्य। आदिकाल और रीतिकाल मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि आदिकाल और रीतिकाल को लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि रीतिकाल का नामकरण निम्न विद्वानों में से क्या बताया गया है, या फिर आदिकाल का नामकरण निम्न आलोचकों ने क्या बताया है। तो आदिकाल का नामकरण और रीतिकाल का नामकरण अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था? चारणकाल कहा था। अगर संधि चारणकाल पूछ लिया जाए तो किसने कहा था? रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। अगर पूछ लिया जाए कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। बीज बपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। फिर क्या कहा था कि प्रारंभिक काल किसने कहा है? प्रारंभिक काल किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने। और आरंभिक काल किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने कहा था। और जॉर्ज गिरेसन के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था, इस ग्रंथ को इन्होंने वर्ण काल कर्मानुसार पद्धति इनके द्वारा अपनाई गई थी और इन्होंने कहीं ना कहीं विधावादी प्रवृत्ति अपनाई थी। फ्रेडरिक पिनकार्ट महोदय ये कौन है? फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, और वहां पर ये क्या थे? काम करते थे और इन्होंने हिंदी भाषा को मतलब खड़ी बोली को बढ़ावा देने में इनका क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पर्ते की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। अनिय से दर्शनीय पठनीय रमणीय बना है। यह से वैधुर्य क्षेत्रीय पाथेय बना है। इक पर्ते से सामासिक नैष्टिक और पारंपरिक बना है। द से दाशरथी मारुति और वाल्मीकि बना है। तो इसमें से आपको क्या बताना है? असंगत आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह प्रत्यय मतलब क्षेत्रीय जो है, इसमें यह प्रत्यय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत है। बाकी तीनों क्या है? अन्य प्रत्यय से दर्शनीय पठनीय रमणीय बना है। इक प्रत्यय से सामासिक नैष्टिक और पारंपरिक बना है। और ई प्रत्यय से दाशरथी मारुति और वाल्मीकि बना है। जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है ना, ये अप्रत्ययवाचक प्रत्यय में आते हैं। अप्रत्ययवाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? जो संतान संबंधी विशेषता को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है।
आगे चलते हैं, रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प विषम है यानी गलत बताना है। कैदी और कोकिल माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ईश्वर की आंख निर्मल वर्मा ने लिखा है। नीम का पेड़ राही मासूम रज्जा के द्वारा लिखा गया। ये चारों क्या है, कविताएं हैं। अब आपको यहाँ से गलत बताना है कौन सा है। ऊपर हमने जब बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन किया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था जिसमें कोयल की कूक आया था, ये वो मतलब कोयल की कूक कहां से है, इस कविता से है। कैदी और कोकिल माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई कविता है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविता है और माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। सही है भाई ये। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता है। झांसी की रानी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 में और एक सड़क दुर्घटना में छोटी सी उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी पत्नी थी ये जैनेन्द्र कुमार की पत्नी थी, जिन्होंने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी दसार्क जैसे उपन्यास लिखे हैं। मुक्तिबोध के ऊपर जैनेन्द्र कुमार को क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नीम का पेड़ किसने लिखा है, राही मासूम रज्जा के द्वारा लिखी गई कविता है। लेकिन ईश्वर की आंख निर्मल वर्मा ने नहीं लिखा भाई। फिर ईश्वर की आंख किसके द्वारा लिखी गई, मंगलेश डबराल के द्वारा ये कविता लिखी गई है। मंगलेश डबराल का जन्म 2020 में कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ईश्वर की आंख किसने लिखा, मंगलेश डबराल ने। निर्मल वर्मा के द्वारा फिर क्या लिखा गया, चिड़ों पर चांदनी। इनका क्या है, यात्रा वृत्तांत, जो यूरोप यात्रा वृत्तांत को लेकर, यूरोप मतलब इसके केंद्र में है। और निर्मल वर्मा की एक कहानी दी गई है, बाज और सांप, एनसीईआरटी में है निर्मल वर्मा की। तो बाज और सांप जो है किसने लिखा, निर्मल वर्मा ने लिखा। ईश्वर की आंख कविता किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है मंगलेश डबराल के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत है। आगे चलते हैं, निराला की कविता का समारंभ में मुक्त वर्ष से होता है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1926 और यह मुक्त वर्ष है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है। मनुष्यों की मुक्ति के कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति है छंदों के शासन से अलग हो जाना। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। समझते हैं एक एक को। देखो, सबसे पहले जो निराला हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का आरंभ कर दिया था। इस कारण इनको मतलब केचुआ या रबड़ छंद भी मतलब कहा जाता है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1926 है और यह मुक्त वर्ष है। 1926 नहीं है भाई, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1916 है। यानी ऑप्शन 1 तो क्या है, गलत है। स्थापना क्या है, यहाँ पर गलत है। दूसरा देख लेते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये क्या है, सही है। यानी एक तो गलत है और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही चला जाएगा। जूही की कली के बारे में ध्यान रखना है भाई, ये 1916 में आती है जूही की कली। जूही की कली 1916 में आती है ये रचना, लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास ये लेकर जाते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इस रचना को सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई, कहते हैं कि मतलब इसके ऊपर किसका आरोप लगाते हैं, अश्लीलता का। जब जूही की कली कविता आप पढ़ते हो ना, तो इसके अर्थ एज इट इज जब आप पढ़ते हो तो मतलब किसी और की तरफ आप लेकर जाओगे, लेकिन जब आप इसके गूढ़ रहस्य को जानते हो, एक एक शब्दों को बिल्कुल दूसरे अर्थ के साथ लेकर जाते हो, तब इसका आप अर्थ अच्छे से जान सकोगे। तो जूही की कली सबसे पहले यानी कि सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर देते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाद में इसका संशोधन करवाते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, इसमें जो मतलब सरस्वती पत्रिका में क्या करते हैं, छापते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। एक तो हो जाएगा गलत और दूसरा हो जाएगा सही। और मुक्त छंद कहीं ना कहीं आधुनिक काल में आकर जो छायावाद युग है, वहां से मुक्त छंद की शुरुआत हो जाती है। और मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, निराला जी माने जाते हैं। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि कारक की दृष्टि से विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न विकल्प को चुनिए। कानों सुनी बात सदैव सत्य होती है, राधा ने चाकू से सब्जियां काटी, महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मैं काम से जा रही हूँ। यानी कि 3 विकल्प तो सही है, लेकिन एक विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। देखो, कानों सुनी बात सदैव सत्य होती है, सही है। राधा ने चाकू से सब्जियां काटी, ये भी सही है। महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है और मैं काम से जा रही हूँ। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत है। महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, ये विकल्प क्या है, यहाँ पर भिन्न दिया गया है। और तीनों क्या है, सेम है। कानों सुनी बात सदैव सत्य होती है, राधा ने चाकू से सब्जियां काटी और मैं काम से जा रही हूँ, ये तीनों सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत है। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है, पर
प्रसाद की रचना आत्म कथ्य के विषय में असंगत कथन आपको बताना है। आत्म कथा लिखने की असहमति के तर्क से आत्म कथ्य कविता पैदा हुई। यह कविता पहली बार 1935 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। इस कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कविता में ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया गया है, तो आपको यहाँ पर गलत बताना है। आत्मकथ्य किसके द्वारा लिखा गया? प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। सिलसिलेवार रूप से प्रसाद जी ने कोई आत्मकथा नहीं लिखी। जैसे आप मनु भंडारी को पढ़ते हो, मनु भंडारी ने एक कहानी यह भी लिखी है, आपके सिलेबस में दी गई है, वो भी क्या है? एक आत्मकथा है। मनु भंडारी ने स्वयं कहा है कि ये क्या है? एक लेखक की आत्मकथा है। उसी प्रकार से प्रसाद जी ने आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन मुंशी प्रेमचंद इनको सलाह देते हैं और कहते हैं कि मेरे कहने से आप आत्मकथा नहीं लेकिन आत्मकथा तो लिख सकते हो। आत्मकथा और आत्मकथ्य में क्या अंतर होता है कि आत्मकथा में तो लेखक अपने संपूर्ण जीवन का बिना किसी मतलब कुछ नहीं छुपाता, अपने जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो सुख है, दुख है, उसके जीवन में जो कुछ भी व्यतीत हुआ है आत्मकथा के माध्यम से व्यक्त करता है। लेकिन आत्मकथ्य में क्या करता है कि संक्षिप्त रूप वहां पर प्रस्तुत करता है। यही ऑप्शन आपका गलत है, आपसे गलत पूछा गया था। हंस पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? स्टार्टिंग में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये पत्रिका निकाली गई थी। जब मुंशी प्रेमचंद इनको कहते हैं कि आप आत्मकथा नहीं लिख सकते, कम से कम आत्मकथ्य तो लिखो, तो मुंशी प्रेमचंद ने इसको प्रकाशित किया था 1932 में। इस कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इस कविता की पहली ही लाइन कौन सी? कि मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, तो ये किसके ऊपर लिखी गई? ये प्रसाद ने अपने जीवन की जो अभिव्यक्ति थी, उनके जीवन का जो सुख दुख था, पूरी कविता को जब आप पढ़ते हो ना तो आपको अच्छे से पता चलेगा। वैसे तो जो छायावादी कवि हुए हैं, इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उसमें उन्होंने अपने जीवन की जो सुख दुख की अनुभूतियां थी, अभिव्यक्त जो इन्होंने किया था, उसका वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में कलम के माध्यम से उकेरा है। कविता में ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर दिया गया था। आगे चलते हैं, असंगत विकल्प का चयन करना है। उसने आम खाया सकर्मक क्रिया है, मोर नाचता है अकर्मक क्रिया है, वह दुकान से आकर सो गया पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आपको यहाँ पर गलत बताना है। उसने आम खाया, आम क्या है? घटता है या बढ़ता है? यानी कि जब आम लगता है फल के रूप में तो बढ़ता है, जब हम खाते हैं तो क्या होता है? घटता है। यानी ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में क्या होगा? कोई ना कोई चीज या घटती है या बढ़ती है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्म का प्रभाव सीधे सीधे किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है। मोर भाई चाहे बगीचे में नाचे, चाहे छत पे नाचे, चाहे खेत में नाचे, चाहे पार्क में नाचे, कहीं पर भी नाचे, मोर नाचता है, नाचने का प्रभाव तो मोर के ऊपर है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। वह दुकान से आकर सो गया, कर पड़ते जहां पर देखने को मिल जाए कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। पहले क्या था? दुकान पर था, बाद में आकर सो गया तो पूर्वकालिक क्रिया है। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, ये उसकी स्वयं मतलब स्वयं का वो है भाई, विधानवाचक कह सकते हैं इसको, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत नहीं जाएगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जब हम काम स्वयं न करके किसी दूसरे से काम करवाते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि माताजी बेटी से भोजन पकवाती हैं, इस तरह से ये वाक्य किस में जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया में जाएगा। जैसे अध्यापक बालक से निबंध लिखवाता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है, ये प्रेरणार्थक क्रिया में नहीं जाएगा कि माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती हैं। आगे चलते हैं, धूप के धान, शीला पंख चमकीले रचनाकारों के रचनाकार हैं। अज्ञेय है, गिरजा कुमार माथुर है, ऋतुराज है, या फिर मंगलेश डबराल है। मंगलेश डबराल की अभी एक कविता आई है, ईश्वर की आंख, तो ये तो नहीं जाएंगे भाई। धूप के धान, शीला पंख चमकीले, ये रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई हैं। और ये कौन से सप्तक से आते हैं? ये पहले तार सप्तक से ये बिलोंग करते हैं। अज्ञेय कौन है? इनके द्वारा कौन? शेखर एक जीवनी और क्या है? नदी के द्वीप ने अपने अजनबी ये उपन्यास लिखे गए हैं, और इनके द्वारा ऐशा द वीणा नाम करके एक कविता लिखी गई है जो जापानी कथा के ऊपर क्या है? आधारित है। ऋतुराज के द्वारा लिखा गया एक मरण धर्मा और अन्य, और मंगलेश डबराल की मैंने बता दी, मंगलेश डबराल ने लिखा है संगतकार, और वैसे ईश्वर की आंख मैंने अभी बताया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। गिरिजा कुमार माथुर पहले सप्तक यानी तार सप्तक से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं,
क्या दिया गया है? दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियां हैं? मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करता है। विद्वान व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। प्रवीण के तेवर आजकल बदल रहे हैं, तो गलत आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि विद्वान व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है, तो ये वचन संबंधी अशुद्धियों में कैसे चला जाएगा? अनेक को आप अनेकों नहीं बना सकते, जैसे कि आंसू है, हस्ताक्षर है, दर्शन है, प्राण है, इन सबको आप बहुवचन नहीं बना सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुवचन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे चलते हैं। विद्यापति के संदर्भ में अनुचित आपको बताना है। एक सिंगल क्वेश्चन भी बता देना भाई, जो मैंने ऐप के ऊपर आपको कंटेंट करवाया है उससे बाहर हो। विद्यापति के बारे में विद्यापति के संदर्भ में अनुचित कथन आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा विद्यापति के बारे में गलत दिया गया है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगार है, उसे आध्यात्मिक कहना खुजरा है, मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। क्या ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विद्यापति की पदावली पर गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव है। इनके पद पश्चिम बंगाल में नचारी के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? आपको यहाँ पर गलत बताना है। किसके बारे में? विद्यापति के बारे में। पहला ऑप्शन समझते हैं। जो विद्यापति के पद हैं, इनको आध्यात्मिक कहना खुजराहों के मंदिरों के समान कौन बताते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह बताते हैं। क्यों बताते हैं? जब आपने खुजराहों के मंदिर, यानी कि मध्य प्रदेश कहां पर है भाई ये मंदिर, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन बताया जाता है कि इन मंदिरों के ऊपर जो प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, वो मतलब स्त्री और पुरुष का क्या है, एक आलिंगन जोड़े के रूप में ये प्रतिमाएं वहां पर बताई गई हैं। और विद्यापति के द्वारा जो पद लिखे गए हैं, उन पदों में यानी कि राजा कौन है? शिव सिंह है, और रानी कौन है? लक्ष्मी देवी। इन दोनों का माध्यम बनाकर इन्होंने राधा और कृष्ण, राजा और रानी को किसका प्रतीक बनाया है? राधा और कृष्ण का प्रतीक बनाकर इन्होंने अपने पदों की रचना की है। तो उसी कारण डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि ये क्या है, इनके आध्यात्मिक कहना खुजराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये मतलब एक तरह से आलोचना यहाँ पर कर रहे हैं कि हमें उनको किस तरह से देखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में जो प्रेम है, विद्यापति के पदों को हमें उसी प्रकार से देखना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कोटेशन तो आपसे न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है, ये भी सही है। और विद्यापति की पदावली जो मैथिली भाषा में लिखी गई है, उसके ऊपर गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। जो जयदेव की गीत गोविंद है, उसके ऊपर इनका प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि विद्यापति के द्वारा जो पद लिखे गए हैं भगवान शिव की स्तुति में, उनको नचारी कहा जाता है, न कि पश्चिम बंगाल में नचारी के नाम से जाना जाता है। स्वयं विद्यापति ने अपने पदों को क्या कहा है? नचारी कहा है। यानी कि भगवान शिव की स्तुति के लिए जो भजन लिखे गए थे, जो पद लिखे गए थे, उनको इन्होंने नचारी कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। विद्यापति की 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। कीर्तिलता को इन्होंने स्वयं क्या कहा है? पुरुष कहानी कहा है। और कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। कीर्ति पताका में क्या है? जो कीर्ति पताका इनके द्वारा लिखी गई है, किसके ऊपर लिखी गई? शिव सिंह के ऊपर लिखी गई रचना है। क्योंकि इनके 2 दरबारी कवि होते थे, कीर्ति सिंह और कौन? शिव सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द्विवेदी युग में प्रबंध रचना की प्रवृत्ति के कारण खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए। इस प्रवृत्ति के कारण मिलन, पथिक, संपन्न आदि खंड काव्य लिखे गए हैं। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद कौन सा आता? द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग में आकर प्रबंध काव्य लिखे गए, जिसमें खंड काव्य भी लिखे गए हैं और महाकाव्य भी लिखे गए हैं। अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, उन्होंने तो खैर इतना नहीं लिखा, लेकिन अगर आप मैथिली शरणगुप्त की बात करते हैं तो साकेत है, यशोधरा है, किसान है, पंचवटी है, ये सब क्या लिखे गए? इनके द्वारा खंड काव्य और महाकाव्य लिखे गए हैं, ये बिल्कुल सही है। और इसी प्रवृत्ति के कारण मिलन, पथिक और संपन्न आदि खंड काव्य लिखे गए हैं। ये किसके हैं भाई? राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखे गए हैं। मिलन, पथिक, मानसी और संपन्न। तो मिलन है, पथिक और संपन्न है, ये क्या है? राम नरेश त्रिपाठी के क्या है? ये खंड काव्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर सही है। क्योंकि द्विवेदी युग में जो प्रबंध काव्य की जो परंपरा थी, उसमें खंड काव्य और महाकाव्य दोनों लिखे गए हैं, और इसमें मिलन, पथिक और
संपन्न ये रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखे गए क्या है खंड काव्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को रचनाकारों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बह जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपरों से कुछ कहती जाती है। हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ से है, ये कहां से है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है गीत ए गीत, वहां से ये है। चल रहा मनुष्य है अश्रु सवेद रक्त से लथपथ, ये है भाई हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ से ली गई है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास आ जा, चला पानी डहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर, ये किसने कहा है? अरुण कमल के द्वारा लिखी गई है नए इलाके में। और चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, ये है मैथिली शरण गुप्त की। तो आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर कि रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देती हूँ कौन सा चला जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है सही है, मैंने बता दिया है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से स्थापना और तर्क दिया गया है कि रीति मुक्त धारा के कवियों ने किसी प्रकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं किया, अपनी भावना का स्वच्छंद प्रकाशन किया। बिल्कुल सही है भाई, ये इस धारा के कवियों की मनोवर्ती वियोग में अधिक्रमी है, जिसमें भावपूर्ण हृदय की सच्ची अनुभूति का प्रकाशन होता है। ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों ही सही है। अब इसको समझते हैं ये सही क्यों है, क्योंकि रीतिकाल के अंतर्गत 3 धाराएं आती है। कौन कौन सी आती है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जो रीति मुक्त कवि हुए हैं उन्होंने न तो रीतिबद्ध को अपना न रीति सिद्ध को अपना, यानी कि उनकी परिपाटी को तोड़ा और अपने मतानुसार इन्होंने रचनाएं की, यानी कि बिना किसी लक्षण ग्रंथों के मतलब इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं रीति मुक्त कवियों ने। ये 5 कवि होते हैं, जिसमें घनानंद, आलम, बौद्ध ठाकुर और दविशदेव, ये 5 कवि आते हैं। इन पांचों कवियों ने अपनी रचना, अपने मन की अभिव्यक्ति को भी इन्होंने अभिव्यक्त किया। जैसे छायावादी कवि है ना, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दुख वेदना को वहां पर अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। उसी प्रकार से रीति मुक्त कवियों ने भी अपनी रचनाओं में अपनी अभिव्यक्ति दर्ज की है, तो ये सही है। और इस धारा के कवियों में मनोवर्ती वियोग में अधिक्रमी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि घनानंद इस धारा के महत्वपूर्ण कवि है। घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान नाम के गणिका से प्रेम करते थे और मोहम्मद सारंगीले के दरबार में ये रहते थे। एक बार राजा इनको कहते हैं कि कुछ दोहे सुनाओ, लेकिन जो दरबारी लोग होते हैं कहते हैं कि अगर सुजान कह देती है तो ये सुना देंगे। सुजान के कहने पर राजा को ये दोहे सुनाते हैं और राजा क्या करते हैं, मोहम्मद सारंगीले घनानंद को दरबार से निकाल देते हैं। घनानंद अपनी प्रेमिका यानी सुजान को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन सुजान मना कर देती है। तो उसके वियोग में फिर ये किसके मंदिर में चले जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं और सुजान को ही अपना क्या मान लेते हैं? आराध्य, यानी कि गुणों की खान कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को माध्यम बनाकर ये सुजान के माध्यम से क्या करते हैं? फिर कविताएं करते हैं। अपने वियोग को फिर उन कविताओं में भगवान श्री कृष्ण को माध्यम बनाकर क्या करते हैं? अपने जो मन की अभिव्यक्ति है उसको अनुभूति प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या श्याम एक किसान लिखा? सर्वेश्वर दास सक्सेना के द्वारा लिखा गया भाई श्याम एक किसान। सुमित्रानंद पंत के द्वारा क्या लिखा गया? आत्मतरण। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कठपुतली और रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है पर्वत प्रदेश में पावन। तो कौन सा चला जाएगा भाई इसका? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, सर्वेश्वर दास सक्सेना यानी कि श्याम एक किसान, तो इसी में है भाई। फिर देखते हैं सुमित्रानंद पंत ने क्या लिखा है? आत्मप्रण। सुमित्रानंद पंत ने आत्मप्रण। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कठपुतली। हाँ भी ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। उपसर्ग की दृष्टि से अनुचित विकल्प आपको बताना है। पर्यंक, पर्यवेक्षक, पर्युत्सक, औपनिषदिक, औपचारिक, उपालंब, आदित्य, आधिकारिक, आधिपत्य, अन्वेषक, अनुष्ठान, अनुमिति। तो अनुचित आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अनुचित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत है। आदित्य, आदित्य अगर आप इसको तोड़ते हो तो इसमें क्या है? मतलब सही अर्थ नहीं जाएगा। आधिकारिक में इक प्रत्यय है और आधिपत्य में यह प्रत्यय है, ना कि आ प्रत्यय। तो आपसे क्या पूछा गया था? अनुचित पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत है। आगे चलते हैं। क्या दिया गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? यानी मुंशी प्रेमचंद की कहानियां दी गई हैं और इनका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, कफन और पूस की रात। तो कफन तो इनकी बिल्कुल लास्ट में आती है भाई 1936 में। तो कफन किस में दिया गया है? कफन ये किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अब बूढ़ी काकी, पूस की रात और शतरंज के खिलाड़ी, एक बार इसका प्रकाशन वर्ष में बता देती हूँ। सबसे पहले आती है बूढ़ी काकी, यानी 1921 में बूढ़ी काकी आई थी। पूस की रात आती है 1924 में। शतरंज के खिलाड़ी कब आती है? फिर
1930 में, और कफन कब आती है 1936 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर सही है। तो हमने यहाँ पर टीजीटी 2024 के 30 क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको करवा दिया है। 30 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो लेक्चर में लेकर आऊंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको सिर्फ बार बार रिविजन करना है। आपने जितना पढ़ लिया इनफ है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि नए के चक्कर में आपके पास जो है उससे भी आप हाथ धो बैठोगे। इसलिए आपको बार बार रिविजन करना, मॉक लगाने, पीवाईक्यू लगाने हैं, और जितना सिलेबस किया है आपने, जितना भी मतलब जितने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को सिर्फ बार बार रिवीजन करना है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।